हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो आज आपका वेलकम कुछ नए अंदाज में किया जा रहा है और इसी तरीके से आप भी जल्दी से आ जाइए और सेशन हम स्टार्ट करते हैं और न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि जैसे ही हम ऐसा बैकग्राउंड देखते हैं और स्लाइड पे नाम लिखा रहता है चैप्टर का, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बोरिंगनेस हो जाती है। अभी आप लोग ना ऐसे एनर्जेटिक हो गए होंगे कि वाह आज तो क्या डिस्कस करने वाले। तो आज के सेशन में वही है, पॉलिटिकल साइंस ही डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और फिर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आज का आपको अपना वेलकम कैसा लगा है। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, तो बहुत पढ़ लिया अदर रीजन्स के बारे में। अब हम अपने रीजन के बारे में पढ़ेंगे, साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोल्ड वॉर देख लिया, फिर हेजेमनी देख ली, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। बायपोलैरिटी का एंड कैसे होता है, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी डिस्कस किया है। और ये सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहते हैं, मतलब कि ये चैप्टर का डिस्कशन आप देखना चाहते हैं, तो जल्दी से जाके देख लीजिए और ये चैप्टर भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को हम और कोशिश यही होगी कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं इस चैप्टर से रिलेटेड और सारे डाउट भी क्लियर हो जाएं। देखो, पॉइंट्स तो क्लियर हो जाएंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, बट अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट सेक्शन इसलिए ही है कि आप लोग जल्दी से डाउट भी पूछ सकते हैं, तो डाउट्स भी पूछ लीजिए। और उसके अलावा कुछ भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, हम स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। ठीक है, अभी हम लार्जर ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। ठीक है, तो इसको हमें अब कहाँ पे शिफ्ट करना है, डेवलपमेंट्स इन आवर ओन रीजन दैट इज साउथ एशिया। अभी हम ये भी देखेंगे कि साउथ एशिया है क्या एक्चुअल में, बट ये समझ लीजिए हमारा ही रीजन है ये। ठीक है, ऐसे समझ लो। जब इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं न्यूक्लियर पावर्स का क्लब, ठीक है, दिस रीजन सडनली बिकेम द फोकस ऑफ ग्लोबल अटेंशन। तो बात यहाँ पे हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो जो बातें होती हैं वो और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि यार पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ऐसे समझो कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और कुछ और रीजन्स की बात कर रहे हैं। नॉलेज है, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, सुनिए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा चैप्टर, और इसी के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर क्या चाहते हैं हम, यही चाहते हैं कि एग्जाम में टॉप कर लें, अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इंडिया और पाकिस्तान क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर ज्वाइन करते हैं, उस टाइम पे ये जो रीजन है दैट इज साउथ एशिया, ये फोकस हो जाता, मतलब इस पे फोकस कर लिया जाता है, एक ग्लोबल अटेंशन हो जाती है इस पे। ठीक है, फोकस वॉज ऑफ कोर्स ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। अब किस चीज़ पे फोकस होगा, इस चीज़ पे ऐसे फोकस तो नहीं करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान आ गए हैं न्यूक्लियर पावर में तो इसे देखें, ऐसा नहीं। कुछ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स थे, वेरियस काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स थे, इन्हीं चीज़ों पे फोकस होता है। तो कौन से कन्फ्लिक्ट्स थे, देखिए, पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। देयर आर पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। जो बॉर्डर शेयरिंग डिस्प्यूट्स आए दिन आप लोग न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। वाटर शेयरिंग भी, इन चीज़ों से भी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, तो यही सारी चीज़ें कह रहे थे कि उस टाइम पे पेंडिंग थे ये सारे मैटर्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रीजन। जो रीजन के स्टेट्स हैं उनके बीच में देयर आर कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्राइफ एंड रिसोर्स शेयरिंग। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स थे, और किस चीज़ से अराइज हो रहे थे, इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्राइफ एंड रिसोर्स शेयरिंग। एक बार फिर से हम चैप्टर की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने अभी नेम पढ़ा था चैप्टर का। देखिए, ये रीजन की अगर हम बात करें तो ये फ्रेमिंग कर लीजिए आप लोग एक बार। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे आगे कि क्या है साउथ एशिया, बट अभी फ्रेमिंग रख लीजिए कि एक्चुअल में क्या बात क्या चल रही है ना, वो चीज़ भी तो पता होनी चाहिए, बेस भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो इन्हीं सारे रीजन की बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे। तो आगे क्या होता है, ये क्या कर देता है, इस रीजन को इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट बना देता है।
सेम टाइम पे बहुत सारे जो लोग थे साउथ एशिया में, वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये रीजन प्रॉस्पर हो सकता है और डेवलप हो सकता है अगर इस रीजन के जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट अच्छे से करें। ठीक है, ये कहते हैं यहाँ के लोग बाग, कहते हैं ना, थोड़ा सा एडवाइस दे देते हैं, अगर ऐसा कर लोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, अगर थोड़ा सा आपने ऐसा कर लिया होता तो और अच्छा हो जाता। तो इसी तरीके से ये साउथ एशिया के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है साउथ एशिया, ये डेवलप हो सकता है, प्रॉस्पर हो सकता है अगर ये जो स्टेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, इस रीजन के स्टेट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन। अब इस जो ये रीजन के बीच में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके बीच में कैसा नेचर है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, जो मतभेद हैं या जो लड़ाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों का नेचर क्या है, एज वेल एज इनके बीच में कॉपरेशन कैसा है। ठीक है, और बहुत सारी जो ये कंट्रीज़, जैसे कि हमने नाम पढ़ा, हम जानते हैं कहाँ से रूट आउट हुई हैं, डोमेस्टिक पॉलिटीज़ ऑफ दिस कंट्रीज से। तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे रीजन को और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ सम ऑफ द बिग कंट्रीज इन द रीजन। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब बात ये आ जाती है कि साउथ एशिया क्या है, व्हाट इज साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, मतलब उस टाइम पे साउथ एशिया कंटेम्प्रेरी किस तरीके से वर्क कर रहा था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट जैसे ही हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, तो हमें लगता है पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ऐसे आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ेंगे, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम सभी लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं विद द ग्रिपिंग टेंशन ड्यूरिंग एन इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट मैच। इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है, देखा होगा आपने, दुनिया भर की टेंशन अपनी जगह, बंदा कितनी भी टेंशन में हो और उसे पता चल जाए आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो उसकी टेंशन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे, अरे यार आज तो मैच है, आज तो देखना ही पड़ेगा, आज तो जीतना ही पड़ेगा, अगर नहीं जीती ना इंडिया तो देख लेना, ये सारी चीज़ें। तो यही बात बता रहे हैं कि ये छोटा सा एग्जाम्पल हम यहीं से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टेंशन एक तरीके से होता है ये। ठीक है, हमने गुडविल और हॉस्पिटैलिटी भी देखी है जो कि विजिटिंग इंडियन और पाकिस्तानी फैंस के लिए रहती है बाय देयर होस्ट व्हेन दे कम टू वॉच अ क्रिकेट मैच। ठीक है, दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स, और ये एक तरीके से सिंबॉलिक है लार्जर पैटर्न ऑफ साउथ एशियन अफेयर्स का। ठीक है, आर्स इज अ रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल, कैसा रीजन है जहाँ पे राइवलरी भी है और गुडविल भी है, होप भी है, डेस्पेयर भी है, म्यूचुअल सस्पिशन भी है और ट्रस्ट भी है, ये सारी चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एक साथ चलती हैं। अब सबसे पहले एक एलिमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट इज साउथ एशिया। ठीक है, तो अभी आप लोग भी ऐसे सोच रहे होंगे क्या है साउथ एशिया, क्या है, देख लेते हैं क्या है साउथ एशिया। देखो, द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज, कुछ नहीं है साउथ एशिया में, अभी जो हमने कंट्रीज पढ़ी थी, मैंने अभी कहा था ना कि एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वही जो कंट्रीज हैं इन्हें क्या कह दिया गया है, साउथ एशिया, और साउथ में है, साउथ साइड ही आ रहा है पूरा, तो इस वजह से साउथ एशिया नाम रख दिया गया है। तो कौन सी कंट्रीज हैं, देखो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्लियर हुआ। अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि साउथ एशिया क्या है, हम क्या क्या एक्चुअल में समझेंगे इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और फिर इसके बाद यहाँ पे अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में हम देखेंगे, अगर नॉर्थ में हम जाते हैं, ठीक है, तो द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ। क्लियर हुआ। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता ही होगा, बट ऐसा क्यों बता रहे हैं ये समझ में आएगा। वास्ट इंडियन ओशन एंड द वास्ट इंडियन ओशन, ठीक है, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ and west and east respectively provide a natural insularity to the region, which is largely responsible for the linguistic, social and cultural distinctiveness of the subcontinent. क्लियर हुआ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया की अगर हम 4 पार्ट्स में यहाँ पे बात करें तो हिमालय है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट और ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं नेचुरल इंसुलैरिटी रीजन को, विच इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब अब
मेन हमने हिमालयस इंडिया की साइड में देखा, बट यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट और ईस्ट एक नेचुरल इंसुलैरिटी प्रोवाइड करते हैं रीजन को, जो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो बाउंड्रीज हैं रीजन की वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है ईस्ट और वेस्ट में जितनी ज़्यादा नॉर्थ और साउथ में क्लियर है। ठीक है, अफगानिस्तान और म्यांमार ऑफन इंक्लूड किए जाते हैं इन द डिस्कशंस ऑफ द रीजन एज अ होल। ठीक है, अब देखो चाइना इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन इसे कंसिडर्ड नहीं किया जाता है इस रीजन का पार्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वी शैल यूज साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्रीज मेंशन्ड अबव। मतलब जहाँ कहीं भी साउथ एशिया की बात हो रही है इस चैप्टर में तो समझ लीजिएगा ये 7 कंट्रीज के बारे में बात हो रही है जिनका अभी हमने जिक्र किया था। ठीक है, दस डिफाइंड साउथ एशिया क्या है, स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस। मतलब जो डाइवर्सिटी है वो हर तरीके से है, लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल, ऐसे सारे डायमेंशंस हैं। एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। लेकिन अभी भी क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक जियोपॉलिटिकल स्पेस। मतलब डाइवर्सिटी इतनी है बट एक ही जियोपॉलिटिकल स्पेस है। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। बट साउथ एशिया में बहुत सी कंट्रीज जो है, मतलब 7 कंट्रीज में से सभी का सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस के बाद श्रीलंका और इंडिया सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। और कब से, जब से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली है। किससे, तो ब्रिटिशर्स से या ब्रिटिश से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो हम यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है डेमोक्रेसी का, that deals with politics in India since independence. ठीक है, you will study more about the evolution of democracy in India in the textbook that deals with politics in India since independence. मतलब कि evolution के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो हम देखेंगे, और अच्छे से अगर हम समझना चाहें यू विल स्टडी मोर, मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझना है किस तरीके से डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन हुआ इंडिया में, तो हमारी जो एक बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसमें और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स पॉसिबल है बहुत सारी लिमिटेशंस हम पॉइंट आउट कर सकें इंडियाज़ डेमोक्रेसी की, बट हमें यहाँ पे एक फैक्ट रिमेंबर करना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कब से चलती आ रही है, इंडिपेंडेंस से। ठीक है, सिंस एन एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, द सेम इज ट्रू ऑफ श्रीलंका। और सेम चीज़ यहाँ पे किसके लिए है, श्रीलंका के लिए। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने क्या फेस किया है, मिलिट्री, बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। ठीक है, सिर्फ अभी एक फ्रेमिंग समझो, आते जाएंगे क्वेश्चंस तो आपको वैसे भी समझ में आता जाएगा। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान बिगिन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली। पाकिस्तान ने पोस्ट कोल्ड वॉर की, अगर हम मतलब कोल्ड वॉर के बाद की बात करें तो एक सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स स्टार्ट की अंडर बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बट इट सफर्ड अ मिलिट्री कूप इन 1999। 1999 में मिलिट्री कूप होता है यहाँ पे। इट हैज़ बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008। और ये कब तक चलता है, सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू, ये मतलब यहाँ पे ये रन किया जाता है पाकिस्तान में सारी चीज़ें सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू सिंस 2008। इट हैज़ बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन, फिर से कब से देखा गया, 2008 से। ठीक है, till 2006 Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive powers। 2006 तक नेपाल क्या था, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब आप सभी को पता ही होगा, विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास थी, राजा के पास थी।
2008 में मोनार्की अबॉलिश्ड होती है और फिर नेपाल इमर्ज होता है एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की अभी पाकिस्तान और नेपाल की। पाकिस्तान को आपको का समझ में आया होगा कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद से जो स्टार्ट किया सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, वो दो लोगों के अंडर में थे, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। ठीक है, लेकिन इसने मिलिट्री कूप सफ़र किया 1999 में। और अब ये कौन रन कर रहा है? सिविलियन गवर्नमेंट फिर से सिंस कब से? 2008 से। ठीक है, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में 2006 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी जिसमें किंग के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। ठीक है, और 2008 में मोनार्की अबॉलिश कर दी गई और यहाँ पे नेपाल कैसा इमर्ज होता है? एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल के एक्सपीरियंस से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक एक्सेप्टेड नॉर्म की तरह हो गई है एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। मतलब कि चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद भी क्या कर रहे हैं? एक एक्सेप्टेड नॉर्म है कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है डेमोक्रेसी को। ठीक है, सिमिलर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द रीजन। और सिमिलर चेंजेस हो रहे हैं टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज में इस रीजन के। देखो कैसे भूटान भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है 2008 में, और किनके मतलब किसके लीडरशिप में? किंग के लीडरशिप में। ये क्या इमर्ज करता है? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या हो जाता है? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। अब अगर हम मालदीव्स की बात करें तो द अदर आइलैंड नेशन, ये क्या था? सल्तनत थी यहाँ पे 1968 तक। मतलब यहाँ पे सल्तनत कब तक रही? 1968 तक, व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब ये कैसे, अब ये कहाँ से कैसे ट्रांसफर हो रही है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इनटू अ रिपब्लिक। क्लियर हुआ? अभी नहीं आ रहा हो समझ तो देखो ऐसे समझ लो। देखो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या हुआ? यहाँ पे भी सिविलियन गवर्नमेंट रही अगेन सिंस 2008। देन अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी विद द डेंजर ऑफ किंग, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर टेक ओवर कर रहे थे। 2008 में मोनार्की अबॉलिश होती है और नेपाल में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बांग्लादेश और नेपाल की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया था डेमोक्रेसी। ठीक है, और सिमिलर चेंजेस दो जगह और चल रहे थे। तो कहाँ की हम बात कर रहे हैं? अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी 2008 में, और ये किसके लीडरशिप में थी? किंग के लीडरशिप में थी। ये इमर्ज होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग, इट इमर्ज्ड एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। और फिर ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी किंग के लीडरशिप में आ जाती है। देन मालदीव्स की अगर हम बात करें, जो अदर आइलैंड है, अदर आइलैंड नेशन है, यहाँ पे भी सल्तनत रही 1968 तक, जो कि ट्रांसफर हो जाती है रिपब्लिक में विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? अब देखो जून 2005 में, अब हम बात करेंगे मालदीव्स की। ये क्या करते हैं? वोट करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए, पूरी तरीके से कि मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए सभी लोग वोट यहाँ पे किया जाता है। और पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स, कौन वोट कर रहे हैं? यहाँ पे लोग वोट नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट जो थी मालदीव्स की वो करते हैं। अब यहाँ पे जो एमडीपी है, एमडीपी इज मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये डोमिनेट कर लेती है पॉलिटिकल अफेयर्स को आइलैंड के, और 2018 में ये इलेक्शंस इन्होंने जीते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब कि डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो पीपल हैं इन सारी कंट्रीज़ में, ये किस चीज़ की एस्पायरेशन रखते हैं? डेमोक्रेसी की। मतलब कि इनकी आकांक्षाएं क्या हैं? डेमोक्रेसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन या पीपल्स पार्टिसिपेशन विद अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, रिसेंट सर्वे की अगर हम बात करें तो जो एटीट्यूड रहा है पीपल का 5 बिग कंट्रीज़ में, वो क्या था कि वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन ऑल दीज कंट्रीज। एक तरीके से सपोर्ट किस चीज़ को कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर हुई सारी चीज़ें कि किस तरीके से सारी कंट्रीज़ में सेम चीज़ें ही चल रही हैं। एक पॉलिटिकल वे में अगर हमने देखा तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के साथ डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, यहाँ पे रिच हो चाहे पुअर हो, and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institutions of representative democracy। यहाँ पे चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, अमीर हो या गरीब हो, ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव डेमोक्रेसी को। और पॉजिटिव डेमोक्रेसी के थ्रू ही
ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेसी को, उसे भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रिफर करते हैं डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इन्हें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी ही चाहिए। अब डेमोक्रेसी का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो एक बार देख लीजिए, डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ये चाहते हैं पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, अब पीपल्स पार्टिसिपेशन किस वे में हो, प्लस अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि विथ अकाउंटेबिलिटी, एक्चुअल में चाहें और सही में ही पार्टिसिपेशन हो, बात ये हो रही है। ठीक है, अब दो तरीके से डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं। फॉर इट वाज अर्लियर बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड फ्लरिश एंड फाइंड सपोर्ट ओनली इन प्रॉस्परस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ये रही कि ऐसा माना जाता था कि जो डेमोक्रेसी है वो फ्लरिश करेगी और सिर्फ मतलब यहाँ पे फाइंड सपोर्ट ओनली इन प्रॉस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मेन डेमोक्रेसी ही किस चीज़ को आगे बढ़ा रही है या फ्लरिश कर रही है, प्रॉस्पेरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्या सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे डेमोक्रेसी ही कर रहे हैं। क्लियर हुआ, दीज आर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। For it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous countries of the world. ठीक है, अब देखो इसी सेंस में जो साउथ एशियन है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, डेमोक्रेसी जो कि एक्सपेंड हुई है कहाँ पे, ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में। अब इसी एक्सपीरियंस को हम समझेंगे, हर मतलब 4 कंट्रीज इस रीजन की जो है उसमें देखेंगे, अदर देन इंडिया, मतलब इंडिया नहीं है यहाँ पे, अदर 4 कंट्रीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब पाकिस्तान फ्रेम करता है अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो जनरल आयूब खान होते हैं वो टुक ओवर कर लेते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और जल्दी से ही क्या करा लेते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। ठीक है, he had to give up office when there was popular dissatisfaction against his rule। और लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, अपने ऑफिस से गिव अप करना पड़ता है, हटना पड़ता है जब एक पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन होता है इनके रूल के अगेंस्ट में। ठीक है, और यहीं से क्या हो जाता है, मिलिट्री टेक ओवर फिर से हो जाता है अंडर जनरल याहया खान। ठीक है, तो ये 2 नाम हैं, इन दोनों बंधुओं को नाम याद कर लीजिए, बंधु नहीं मतलब 2 नाम है, ऐसे समझ लो कि सबसे पहले क्या हुआ, मिलिट्री और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में किस तरीके से थी। जब पाकिस्तान में पहली बार मतलब जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो जनरल आयूब खान क्या करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। बट फिर एक क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन इनके रूल के अगेंस्ट में, और फिर ये यहाँ पे क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। देन उसके बाद फिर से एक बार मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है और यहाँ पे कौन होते हैं, जनरल याहया खान। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो जो याहयाज मिलिट्री रूल है, इनके टाइम पे पाकिस्तान क्या फेस करता है, बांग्लादेश क्राइसिस, और 1971 में इंडिया के वो मतलब युद्ध के साथ ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। और यहाँ पे जो वॉर हुआ उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान होता था वो क्या हो जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, इसी के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। इसी के बाद जो इलेक्ट होके कौन आते हैं, यहाँ पे लीडरशिप में किसकी रहती है, जुल्फिकर अली भुट्टो की, ये पावर में आ जाते हैं पाकिस्तान में, और कब से कब तक, 1971 से 1977 तक। ठीक है, भुट्टो गवर्नमेंट को कौन रिमूव करता है, रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। अब जैसे हम देख रहे हैं कि 1977 तक ये रही, तो अब ये कैसे मतलब ये रहे तो ये कैसे हटे होंगे, तो इन्हें कौन रिमूव करता है, इनकी गवर्नमेंट को, जनरल जिया उल हक 1977 में। ठीक है, अब जनरल जिया फेस्ड करते हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट 1982 से, और इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है फिर से पाकिस्तान में 1988 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। ठीक है, तो ये इतने सारे नाम हो गए हैं, इन्हें याद कर लीजिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक कहानी सुनते हैं हम और इसी कहानी के बेसिस पे आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा और है आगे, लेकिन इससे पहले कुछ नेम्स जो हमने अभी पढ़े हैं इनको डिस्कस कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन है, जनरल याकूब खान है। याकूब खान को किसने हटा दिया, याहया खान ने। अब याहया के बाद कौन आ गए, ये देख लीजिए, जनरल याहया खान। अब इनका रूल चलता है मिलिट्री रूल पाकिस्तान में, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, बांग्लादेश क्राइसिस और इंडिया के साथ जो वॉर होता है 1971 में, उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान होता है वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। अब जो पाकिस्तान है यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है जुल्फिकर अली भुट्टो की, और जो कि चलते हैं 1971 से 77 तक। इनकी गवर्नमेंट को कौन हटा देता है, रिमूव कर देता है, जनरल जिया उल हक 1977 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब जनरल जिया में क्या फेस करते हैं, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट 1982 से ही, और फिर यहाँ पे एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है 1988 में, और ये किसके लीडरशिप में होती है, बेनजीर भुट्टो के, ठीक है। अब in the period that followed, Pakistani politics center around the competition between her party, the Pakistan People's Party and the Muslim League, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं उस टाइम पे कैसे पीरियड जो फॉलो किया जा रहा है, तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स किस चीज़ के लिए सेंटर्ड रहती है, यहाँ पे कंपटीशन रहता है किन किन की पार्टी में, एक तो ये जो बनी है उनकी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ठीक है। और ये जो फेज होता है इलेक्टिव डेमोक्रेसी का, ये चलता है 1999 तक। और कब कैसे, जब आर्मी फिर से स्टेप्ड आ जाती है, अभी तक तो डेमोक्रेसी चल रही थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, ठीक है। क्लियर हुआ? तो फिर से कब से ये स्टेप हुए, ये स्टेप्ड इन अगेन, और 1999 तक रहते, ठीक है। अब 2001 में जनरल मुशर्रफ क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट। तो अब देखो ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ये मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाते हैं, और जनरल मुशर्रफ फिर से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट। Pakistan continued to be ruled by the army, though the army rulers have held some elections to give their rule a democratic image. मतलब कि पाकिस्तान में जो रूल है वो आर्मी का ही है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक इमेज दें हम, कि यहाँ डेमोक्रेसी ही है, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ इलेक्शंस करा लेते हैं, ठीक है। 2008 से ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान। अब 2008 से ही क्या हो रहा है कि डेमोक्रेटिकली अगर हम बात करें तो जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही रूल कर रहे हैं, कहाँ पे, पाकिस्तान में, हैव रूलिंग पाकिस्तान। Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy, और बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान के फेलियर में। Several factors have contributed to Pakistan's failure, किस चीज़ के लिए, स्टेबल डेमोक्रेसी लाने के लिए जितने भी फैक्टर्स थे वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। जो सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का, यहाँ पे क्या है, मेनली मिलिट्री ही है। तो क्या होता है, क्लर्जी एंड लैंड डाउनिंग एरिस्टोक्रेसी led to the frequent overthrow of elected governments and the establishment of military government। बहुत बार क्या हुआ, सेम चीज़ हुई कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और वही मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। अब क्या होता है, पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ वो क्या बनाते हैं, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। तो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स जो वहाँ पे हैं वो उन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed, that Pakistan's security would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that the army's stay in power is therefore justified। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप्स हैं, ये बहुत बार ऐसा कहा करते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में वो परफेक्ट नहीं है, फ्लॉड है। फ्लॉड मतलब त्रुटिपूर्ण है, या इसमें परफेक्शन नहीं है, या काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह से जो पाकिस्तान सिक्योरिटी है वो हार्म्ड होंगी सेल्फ माइंडेड पार्टीज से और केयोटिक डेमोक्रेसी से, और इस वजह से क्या होता है कि जो आर्मीज़ हैं वो पावर में होती हैं और यहाँ पे क्या हो जाती हैं, जस्टिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं रही पाकिस्तान में, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट होते हैं कंट्री में। पाकिस्तान के पास एक करेजियस और रिलेटिवली फ्री प्रेस है और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इस टाइम पे रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि डोमिनेंसी किसकी आ रही है, मिलिट्री की ही आ रही है, आर्मी की ही आ रही है।
जो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट है डेमोक्रेटिक रूल के लिए पाकिस्तान में, वो भी एनकरेज करता है मिलिट्री को किस चीज़ के लिए, अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, एनकरेज करने के लिए। मतलब कि डेमोक्रेटिक रूल के लिए जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से मिलिट्री को क्या होता है और बढ़ावा मिलता है और क्या हो जाता है, ये अपनी डोमिनेंसी को मतलब ऐसा बरकरार रखते हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने एनकरेज किया है किस चीज़ को, मिलिट्रीज ऑथोरिटेरियन रूल को पास्ट में फॉर देयर ओन रीजंस, मतलब अपने ही कारण के लिए, अपने ही अच्छी चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे एनकरेज किसको करते हैं, मिलिट्री अथॉरिटेरियन को ही। ठीक है, given their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, the military regime in Pakistan has been seen as the protector of Western interests in West Asia and South Asia. अब क्या कहते हैं यहाँ पे, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। ठीक है, तो जो इनका फियर ऑफ थ्रेट है, इन्हें थ्रेट हो सकता है किस चीज़ से, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म में, और जो अप्रहेंशन है कि जो पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इन टेररिस्ट ग्रुप के पास आ सकता है, तो जो मिलिट्री रिजाइम है पाकिस्तान में, इसे क्या कहते हैं ये लोग कि एक प्रोटेक्टर की तरह है वेस्टर्न इंटरेस्ट में, वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। ठीक है, तो ये ऐसा इनका कहना है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके हाथ में अगर चीज़ें आ जाती हैं तो जो मिलिट्री रिजाइम है एक तरीके से क्या है, ये इंटरेस्ट है किसके लिए, वेस्टर्न के लिए, वेस्ट एशिया के लिए और साउथ एशिया के लिए। ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। हाँ ठीक है, देखिए आप बात करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश में। बांग्लादेश की स्टार्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान यहाँ तक क्लियर हुआ कि किस तरीके से इसे इतने सारे लोग आए, वर्क किया और एट लास्ट में गिवन देयर फियर ऑफ द थ्रेट व्हाट दे कॉल्ड, क्या नाम लास्ट में दे दिया इन्हें, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। और जो अप्रेंशन है कि जो इनको यहाँ पे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर जो है आर्सेनल इनके पास है, ये इन टेररिस्ट ग्रुप के पास आ सकता है, तो जो मिलिट्री रिजाइम है पाकिस्तान में इसे कैसा देखा जाता है, प्रोटेक्टर की तरह वेस्टर्न इंटरेस्ट में, वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। ठीक है, अब आते हैं बांग्लादेश में डेमोक्रेसी। तो बांग्लादेश पार्ट रहा है पाकिस्तान का कब से कब तक, 1947 से 1971 तक। ठीक है, It consisted of the partitioned areas of Bengal and Assam from British India. इनके पास कौन से एरिया हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम से, पार्टीशनड एरियाज जो थे बंगाल और असम के वो भी हैं इसमें। ठीक है, इस रीजन के जो लोग हैं वो उन्होंने क्या रिसेंट किया है, डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान और इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, सून आफ्टर द पार्टीशन के बाद ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट जो इनके हो रहा था, मेटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे डिमांड करते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। ठीक है, दे ऑल्सो डिमांडेड मेनली यहाँ के, अगर हम इस रीजन के लोगों की बात करें तो उन्हें क्या चाहिए, पॉलिटिकल पावर अच्छी हो, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, डेमोक्रेसी अच्छा हो। वहीं गवर्नमेंट कुछ और ही तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं ये कहते हैं कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में, और फेयर शेयर हो पॉलिटिकल पावर में। ठीक है, जो शेख मुजीबुर रहमान है ये क्या करते हैं, पॉपुलर स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन के अगेंस्ट में। ठीक है, इन्होंने ऑटोनॉमी डिमांड की ईस्टर्न रीजन के लिए। 1970 में इलेक्शंस होते हैं उस जब पाकिस्तान में, तो जो अवामी लीग होती है, शेख मुजीब हैं अवामी लीग में, ये सारी सीट्स जीत जाते हैं पाकिस्तान में और सिक्योर करते हैं मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो है ये ईस्ट पाकिस्तान के रहते हैं, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग की तरफ से ये जीतते हैं 1970 में इलेक्शन में, उस टाइम के पाकिस्तान में, और पूरी तरीके से पाकिस्तान में क्या प्रपोज्ड करते हैं, जो मेजॉरिटी प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर दी होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
बट जो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, डोमिनेट करती है वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप को, ये रिफ्यूज़ कर दिया जाता है टू कन्वीन द असेंबली। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप, जो वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप में गवर्नमेंट डोमिनेशन रहता है, वो क्या कर देते हैं, असेंबली के लिए मना कर देते हैं। मतलब जो मेजॉरिटी कहती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यहाँ पे देखो ये बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान, जो पूरी पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, उसमें 1970 में ये जो इलेक्शन जीतते हैं अवामी लीग की तरफ से, शेख मुजीब की तरफ से, बट जो वेस्ट पाकिस्तान की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं असेंबली कन्वेन करने के लिए, और यहाँ पे शेख मुजीब को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अब 1977 तक की अगर हम बात करें तो देखो, जब पार्टीशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे जो रूल होता है जनरल याह्या खान का, पाकिस्तानी आर्मी ट्राई करती है सप्रेस करने के लिए मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। जो बंगाली पीपल यहाँ पे मास मूवमेंट कर रहे हैं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग जो कर रहे थे ना अपने नेशन के लिए, लैंग्वेज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, और इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी बहुत से लोगों को क्या कर देती है, मार देती है। This led to a large scale migration into India, creating a huge refugee problem for India. अब इंडिया के लिए हम देखते हैं रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है, माइग्रेशन कहते हैं अदर कंट्रीज से, ईस्ट साइड से यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है कि जब जनरल याह्या खान क्या करते हैं, बंगाली मूवमेंट के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सप्रेस करने के लिए मूवमेंट को, लोगों को मार देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मतलब बात करते ही टाइम इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, बुरा भी लगता है कि किस तरीके से लोगों पे इतना ज़्यादा किया गई हैं सारी चीज़ें कि उन्हें माइग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। अब ये क्या करते हैं, माइग्रेट होके कहाँ पे आ जाते हैं, इंडिया में, और इसी वजह से इंडिया में एक ह्यूज प्रॉब्लम है जो कि कहते हैं रेफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सपोर्ट करती है किस चीज़ के लिए, कि ईस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, सपोर्ट किया डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उनके इंडिपेंडेंस के लिए, और इस तरीके से इंडिया यहाँ पे क्या हेल्प करती है, फाइनेंशियली और मिलिट्री वे में भी हेल्प करती है। ठीक है, और इसकी वजह से वॉर हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान में दिसंबर 1971 में, जो कि कैसे एंड होता है, यहाँ पे होता है सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में, और फॉर्मेशन हो जाता है बांग्लादेश का एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इस तरीके से बांग्लादेश बनता है। इस तरीके से डिवीज़न के बाद, जो कि अभी माइंड में आ रहा होगा कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश क्यों बन गया, और वॉर तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, उसका रीज़न ये था कि जिस तरीके से ये लोग इतना ज़्यादा सप्रेस करते हैं मास मूवमेंट को, लोग बागों को मार देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे जाते हैं, उसके बाद वो किस तरीके से माइग्रेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं। अब इंडिया यहाँ पे इनकी हेल्प करता है फाइनेंशियली और मिलिट्री, और इस वजह से यहाँ पे क्या कर देते हैं, वॉर हो जाता है दिसंबर 1971 में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री फोर्सेस होती हैं या पाकिस्तानी फोर्सेस होती हैं वो सरेंडर कर देती हैं, और फॉर्मेशन होता है ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट करता है, तो जो अपना ड्राफ्ट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिक्लेयर करता है फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनका ड्राफ्ट आया, इन्होंने क्या कहा कि हम फेथ किस चीज़ में रखेंगे, सेक्युलरिज्म में और डेमोक्रेसी में और सोशलिज्म में। हाउएवर 1975 में शेख मुजीब को क्या होता है, ये क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 1975 से यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। ये अबॉलिश कर देते हैं सभी पार्टीज़ को, अपनी पार्टी को छोड़ के, जो कि थी अवामी लीग। तो बंदा क्या करेगा, यही करेगा कि हम अपने भले के लिए बाकी सबको दूर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टीज होती हैं उन्हें अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स अराइज होते हैं, और ड्रामेटिक और ट्रेजिक डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है मिलिट्री अपराइजिंग अगस्त 1975 में। तो इस तरीके से शेख मुजीब की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है।
और जो न्यू मिलिट्री रूलर रहते हैं ज़ियाउर रहमान, वो अपनी एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं और ये यहाँ पे इलेक्शंस जीत जाते हैं 1979 में। ठीक है, फिर इनको असैसिनेट कर दिया जाता है और फिर से अनदर मिलिट्री टेक ओवर होता है और यहाँ पे आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। ठीक है, तो सबसे पहले मुजीब आए, उनकी कहानी खत्म की, ज़ियाउर रहमान आए, उनकी भी कहानी खत्म कर दी। अब कौन आ गए? लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। ठीक है, अब यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी किस चीज़ की बात करते हैं? डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर फ्रंट में होते हैं। इरशाद को फोर्स किया जाता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी एक लिमिटेड स्केल पे हो, मतलब यहाँ पे मेनली डेमोक्रेसी ही हो। ठीक है, फिर से इनको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरह फॉर 5 ईयर्स। और किसे इलेक्ट किया जाता है? इरशाद जी को। और जो मास पब्लिक प्रोटेस्ट होता है वो इरशाद को फिर से स्टेप डाउन करने को सप्रेस करता है, प्रेशराइज करता है 1990 में। फिर से इलेक्शंस होते हैं 1991 में और उसके बाद से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो कि बेस्ड है मल्टी पार्टी इलेक्शंस पे, वो वर्क कर रही है, हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। तो किस तरीके से बांग्लादेश बना ये भी क्लियर हुआ और कैसे वर्किंग पार्टीज एक एक करके आई और इनकी कहानियां ख़त्म करते गए, एसेसिनेशन करते गए और लास्ट में अब यहाँ पे बांग्लादेश में क्या हो गया है? मल्टी पार्टी इलेक्शंस के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, तो पाकिस्तान हमने देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, अब हम आते हैं नेपाल पे। तो किस तरीके से वर्क किया जाता है नेपाल में देखते हैं। देखो, नेपाल हिंदू किंगडम था पास्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदू राजा और ये सारी थे। ठीक है ना, तो राजा थे यहाँ पे किस धर्म से संबंधित? हिंदुओं से। ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है मॉडर्न पीरियड में, बहुत टाइम के लिए, बहुत सालों के लिए, फॉर मैनी ईयर्स। इस पीरियड से मतलब थ्रू आउट दिस पीरियड जो पॉलिटिकल पार्टीज और कॉमन पीपल हैं नेपाल के, उन्हें और ज़्यादा ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहिए था गवर्नमेंट का। ठीक है, लेकिन किंग क्या करते हैं यहाँ पे? आर्मी की हेल्प से रिटेन्ड कर देते हैं पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब फिर से यहाँ पे जो राजा जी हैं ये क्या कर रहे हैं? आर्मी की मदद से, जो लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसे समझो, यहाँ पे राजा का रूल है, ठीक है, हिंदू किंगडम है, बट अब पीपल यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। बट ये ओपन सिस्टम को ख़त्म करके और रिस्ट्रिक्शन करके पीपल पे कंट्रोल किसके थ्रू कर रहे हैं राजा? आर्मी के थ्रू। ठीक है, क्लियर हुआ? तो डेमोक्रेसी एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेपाल की कहानी समझ में आई? फिर क्या होता है देखो, यहाँ पे जो राजा भी आर्मी के लिए इतना सारा वर्क कर रहे थे, आर्मी के हेल्प से जो लोगों को दबा रहे थे, यहाँ पे हमने देखा। तो अब ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है। इसकी वजह से जो राजा जी हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं डिमांड किस चीज़ की? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की 1990 में। ठीक है, हाउएवर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ट्रबल करियर होता है। 90s की अगर हम बात करें तो जो माओइस्ट है नेपाल के, ये सक्सेसफुल क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं अपना इन्फ्लुएंस मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल में और ऐसा मानते हैं कि जो आर्म्ड इंसरेक्शन है, ठीक है, अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट। ठीक है, मतलब कि जो रूलिंग एलाइट है या मोनार्क हैं उनके अगेंस्ट में आर्म्ड इंसरेक्शन सबसे बेटर है, ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं माओइस्ट गुर्रेलास के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग के बीच में। ठीक है, बहुत बार एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट भी हुआ किस किस के बीच में? मोनार्क फोर्सेस, डेमोक्रेट्स और माओइस्ट के बीच में। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ऐसा देखो, समझो, जो राजा हैं वो 1990 में क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं डिमांड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं। बट इसका करियर, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का करियर है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या अराइज हो जाते हैं? माओइस्ट ऑफ नेपाल ये क्या करते हैं? सक्सेसफुल हो जाते हैं किस चीज़ को स्प्रेड करने में? मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल में ड्यूरिंग द 90s
दे वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस, मतलब इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हो जाता है। और ये किसके अगेंस्ट में हो जाते हैं? मोनार्क और रूलिंग इलाइट के बीच में। इसकी वजह से वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है इन माओइस्ट गुर्रिल्लाज और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग के बीच में। और बहुत बार ऐसा एक ट्रेंगुलर देखा गया। तो ट्रेंगुलर किस तरीके से था? देखो इधर ऐसा समझ लो, ये ऐसा ट्रेंगल बन गया और ये ट्रेंगल में यहाँ पे एक जगह मोनार्किस्ट होते हैं, ठीक है, मोनार्किस्ट फोर्सेस, डेमोक्रेटिस्ट और माओइस्ट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ट्रेंगल होता है यहाँ पे और कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। अब 2002 में जो पार्लियामेंट होती है उसे अबॉलिश कर दिया जाता है किंग के द्वारा और डिसमिस्ड कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दस एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्टेड इन नेपाल। अब यहाँ पे इन्होंने जो पार्लियामेंट को एबॉलिश किया और गवर्नमेंट को डिसमिस किया, इस वजह से जो थोड़ी बहुत भी लिमिटेड डेमोक्रेसी भी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाती है। कब? 2002 में। अप्रैल 2006 में यहाँ पे मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट फिर से होता है, ठीक है। और जो स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस होती हैं अचीव करती हैं फर्स्ट मेजर विक्ट्री जब किंग को फोर्स किया जाता है रीस्टोर करने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन अप्रैल 2002, ठीक है। और जो लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट होते हैं यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस के थ्रू होते हैं जिसे SPA कहते हैं, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के थ्रू। तो क्लियर हुआ? इस तरीके से फोर्सेस अचीव करती हैं फर्स्ट मेजर विक्ट्री जब किंग को फोर्स क्या किया जा रहा है कि रीस्टोर करें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। यहाँ पे इन्होंने 2002 में क्या किया? पार्लियामेंट ही हटा दिया। अब जब इन्होंने मासिव प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया इतना ज़्यादा, तो फिर से रीस्टोर कर लिया जाता है जिसे डिसॉल्व किया गया था अप्रैल 2002 में, ठीक है। और जो लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट है ये सारे कौन करते हैं? SPA दैट इज 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इनकी कहानी होती है। 2006 तक हम आ गए हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो नेपाल का ट्रांजिशन होता है डेमोक्रेसी के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ नेपाल में एक यूनिक मूवमेंट होता है और वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया जाता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्या होता है? कुछ सेक्शंस जो होते हैं नेपाल के वो क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो मोनार्क है वो नॉमिनल मोनार्की होना चाहिए ताकि हम लिंक कर सकें क्या रिटेन करने के लिए नेपाल को इसके पास्ट से, ठीक है। वहीं जो माओइस्ट ग्रुप होते हैं ये एग्रीड हो जाते हैं आर्म्ड स्ट्रगल को सस्पेंड करने के लिए, बट ये क्या कहते हैं कि भाई जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नेपाल के लिए इसमें कुछ रेडिकल प्रोग्राम्स रखिए। और रेडिकल प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए? सोशल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। जितनी भी पार्टीज होती हैं SPA में ये एग्री नहीं होती हैं इस प्रोग्राम के साथ। और जो माओइस्ट और कुछ और पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे क्या रहते हैं? डीपली सस्पिशियस थे। किस चीज़ के लिए? इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इसके रोल के लिए इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये सारी कहानी के बाद 2008 में क्या होता है? नेपाल डेमोक्रेटिक बन जाता है आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्की और 2005 में ये अडॉप्ट करता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमने जितनी भी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से इतने स्ट्रगल्स हुए, मूवमेंट्स हुए और एटलीस्ट जाके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे नेक्स्ट है एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो देख ली है कि 1948 में श्रीलंका क्या कर लेता है? रिटेन कर लेता है अपना इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या रिटेन कर लेता है? डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। बट यहाँ पे एक सीरियस चैलेंज यहाँ पे ये फेस करता है, मिलिट्री या मोनार्की से नहीं, जैसा कि अभी हमने 3 कंट्रीज़ में देखा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में। तो यहाँ पे मिलिट्री और मोनार्की वाली कहानी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? एथनिक कन्फ्लिक्ट होता है लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेसेशन बाय वन ऑफ द रीजन, ठीक है। अब इसकी इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? पॉलिटिक्स इन श्रीलंका
it was then known by Ceylon, was dominated by forces that represented the interest of the majority सिन्हला कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे कोई भी मिलिट्री या मोनार्की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिक्स होती है श्रीलंका में, जिसे क्या कहते थे सिलोन, क्योंकि ये क्या है, इसे डोमिनेटेड फोर्सेस कौन है यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सिन्हला कम्युनिटी, ठीक है। They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. अब ये कौन इन्हें हॉस्टाइल कौन कर रहा था, जो इंडिया से कहाँ माइग्रेट होते हैं, तमिल्स थे ये, जो माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया से श्रीलंका में और यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये माइग्रेशन चलता रहा, ठीक है। और जो सिन्हला नेशनलिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि जो श्रीलंका है वो अपने कंसेशंस नहीं दे तमिल्स को, क्योंकि श्रीलंका कहाँ से बिलोंग करता है, सिर्फ सिन्हला पीपल्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ सिन्हला पीपल्स ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये कहते हैं। और जो नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स होता है, इसकी वजह से यहाँ पे मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म हो जाता है, ठीक है। 1983 से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लिबरलाइजेशन ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये लिट्टे पार्टी जो हम अभी भी सुनते हैं न्यूज़ में, हर बार ये बात आती ही है, बट हम वो चीज़ें डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे ही फोकस्ड रहना है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं 1983 से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था लिट्टे, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इसको याद कर लीजिएगा, हैज़ बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल, ये आर्म्ड स्ट्रगल फाइट कर रहा है किसके साथ, श्रीलंका आर्मी के साथ, और डिमांड कर रहा है तमिल एलम या फिर सेपरेट कंट्री तमिल्स ऑफ श्रीलंका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों की लड़ाई चल रही है, एक सिन्हला कम्युनिटी और एक तमिल्स है। अब ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें लड़ाई कर रहे हैं। जो लिट्टे है वो कंट्रोल करता है कौन सा पार्ट श्रीलंका का, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और जो श्रीलंकन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, इन्वॉल्व करती हैं पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर इज कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द तमिल पीपल इन इंडिया। और वहीं से जो, क्योंकि देखो यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो तमिल्स हैं ये इंडिया से गए माइग्रेट होके वहाँ पे, तो श्रीलंका में प्रॉब्लम किन की है, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि पीपल ऑफ तमिल है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ पे, तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वहाँ से हमेशा कंसिडरेबल प्रेशर रहता है तमिल पीपल का इंडिया में, टू द इफेक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे की कहानी में क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है टाइम टू टाइम ट्राई करती है नेगोशिएट करने के लिए, किसके साथ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए के साथ ऑन तमिल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 1987 में जो इंडिया की गवर्नमेंट है फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1983 से कहानी चल रही है और एट लास्ट जाके 1987 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। इंडिया एक एकॉर्ड साइन करती है श्रीलंका के साथ और ट्रूप्स भेजती है, किसे स्टेबलाइज करने के लिए, रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। इवेंचुअली जो इंडियन आर्मी है इसकी फाइट हो जाती है लिट्टे के साथ, दैट इज LTTE, ठीक है। और प्रेजेंस जो इंडियन ट्रूप्स हैं वाज आल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स, और इस वजह से जो प्रेजेंस ट्रूप्स हैं इंडिया के ये कौन नहीं यहाँ पे लाइक करते हैं, श्रीलंकन्स। ये इसे एक अटेम्प्ट की तरह देखते हैं इंडिया जो इंटरफेयर कर रहा है इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका में, ऐसा ही देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। और जो 1989 है यहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को क्या कर दिया जाता है, पुल्ड आउट कर लिया जाता है श्रीलंका से बिना किसी इसे ऑब्जेक्ट के अटेन करने के, विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो श्रीलंकन क्राइसिस हैं वो कंटिन्यूड होती हैं वायलेंट, मतलब और ज़्यादा हिंसक होती जाती हैं। हाउएवर जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे है, ठीक है, आइसलैंड है, ये सब क्या है, ट्राई कर रहे हैं कि वेयरिंग ग्रुप्स फिर से लेके आ सके नेगोशिएशंस के साथ। फाइनली जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होता है क्योंकि जो लिट्टे है ये क्या हो जाती है, वैंक्विश्ड हो जाती है 2009 में।
इन स्पाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट के अलावा जो श्रीलंका है रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो काफ़ी अच्छे, इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज रही है किस चीज़ के लिए, सक्सेसफुली, जिसने कंट्रोल किया है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और फर्स्ट कंट्री है रीजन में इकोनॉमी को लिबरलाइज करने वाली। ठीक है, इसका हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मैनी ईयर्स से, राइट थ्रू द सिविल वॉर। ठीक है, डिस्पाइट जो रेवेजेस हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट के, इसने मेंटेन किया है काफ़ी अच्छा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड, तो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि इस तरीके से कुछ श्रीलंका के बारे में भी हमने पढ़ा। तो हमने 4 कंट्रीज़ की जो हम बात कर रहे थे रेदर देन इंडिया, दैट इज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इनके हमने पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स पर, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ। ठीक है, और देखेंगे कुछ एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में है इस रीजन की तरफ से। ठीक है, तो उसी के साथ नाम आ जाता है इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स का। जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस रीजन में कन्फ्लिक्ट्स और जितने भी यहाँ पे टेंशन्स थे वो ख़त्म हो गए। हमने देखा कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं अराउंड इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेस, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कन्फ्लिक्ट्स अराउंड इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेस, बट देयर आर ऑल्सो सम वेरी क्रूशियल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर। बट यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो क्रूशियल नेचर के हैं। ठीक है, तो इन्हीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स में से इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स भी है। Given the position of India in this region, most of these conflicts involve India. जिस तरीके की इस रीजन में इंडिया की पोजीशन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंटर में ही इंडिया है, फिर अदर कंट्रीज ऐसे कुछ इस तरीके से हमें दिखती हैं। तो अब इंडिया क्योंकि यहाँ पे सेंटर में है, इस वजह से बहुत से कन्फ्लिक्ट्स किसे इन्वॉल्व करते हैं, इंडिया को। ठीक है, जो मोस्ट सैलिएंट और ओवरवेलमिंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट्स हैं इज ऑफ कोर्स द वन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इनमें से एक कौन सा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पार्टीशन के बाद जो 2 कंट्री थी वो क्या होती हैं, गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ कन्फ्लिक्ट ओवर द फेट ऑफ कश्मीर। कश्मीर पे सबसे पहले मुद्दा स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। देखिए, सेंटेंस में कुछ भी दिया हो, हमें मेन इसका मतलब समझना है कि क्या बात कर रहे हैं। जितना जनरल वे में, सिंपल वे में समझेंगे वो ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ आएगा। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती है कि ये क्या कहती है, क्लेम्ड करती है कि कश्मीर बिलोंग टू इट, मतलब कश्मीर इनका है, ऐसा ये कहते हैं। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर है 1947 और 48 में और 1965 में, ये फेल्ड हो जाते हैं ये मैटर का सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, 1947 और 48 में वॉर का रिजल्ट क्या होता है, डिवीजन ऑफ द प्रोविंस हो जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज पीओके। अभी भी न्यूज़ में आप देखते होंगे काफ़ी सारी चीज़ें जब आती हैं और संसद में ये सारी चीज़ों की बात होती है, पार्लियामेंट में, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की सबसे ज़्यादा बात होती है, पीओके की बात सबसे ज़्यादा होती है। और जो इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब ऐसा समझ लो कि इंडियन ऑक्यूपाइड, ये बीच में जो ये है, ये एलएसी जिसे कहते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इससे रिलेटेड आपने एलओसी जो है, एलएसी नहीं है एलओसी है, तो एलओसी अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी तो एक बार देख लीजिए जाके, तो आपको ये कन्फ्लिक्ट्स इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना कि एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट्स क्या है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि बुक उठा के ही हम जब पढ़ें तभी हमें सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये सब होता था 10th क्लास तक। अब आप 11th क्लास में आ गए, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाएंगी। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो आपको जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अपने रीजन की पॉलिटिक्स सिखाई जा रही है, तो अगर आप ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं कश्मीर और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर से रिलेटेड क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो काफ़ी सारी मूवीज़ होती हैं, वो भी आप देख के, वैसे ही ऐसा मत कहिएगा कि मैडम एग्जाम के टाइम पे मूवीज़ देखने के लिए बोल रही हैं, तो अभी देखने भी मत जाना, अभी तो आप पढ़ लो, सुन लो जो मैं बता रही हूँ। कभी मौका मिले, कभी बोर हो रहे हो तो देखें, ठीक है, तो उससे भी नॉलेज मिलेगा।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो 1947 और 48 का वॉर होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, डिवीजन हो जाता है प्रोविंस का। जो प्रोविंस का डिवीजन हुआ तो एक तरफ क्या हो गया, पीओके दैट इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और एक तरफ इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू, एलओसी के थ्रू इसे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 47-48 के वॉर के बाद क्या रिजल्ट रहा, तो यही था। ठीक है, इंडिया वॉन अ डिसिसिव वॉर। 1971 में इंडिया एक डिसिसिव वॉर जीतता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन कश्मीर इशू अभी भी क्या होता है, रिमेन्ड अनसेटल्ड। ठीक है, इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ इज ऑल्सो ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज, ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी हैं, लाइक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल पे भी इनका इश्यूज चलते रहते हैं, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स पे। जो आर्म्स रेस है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एज्यूम्ड किया जाता है न्यू कैरेक्टर विथ बोथ स्टेट्स, जो कि एक्वायर कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इन द 1990s। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आर्म्स रेस है अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम देखें तो एज्यूम्ड अ न्यू कैरेक्टर, यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर आ गया है। दोनों स्टेट्स क्या कर रहे हैं, एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स, किस चीज़ के लिए, कि इन आर्म्स को एक दूसरे के अगेंस्ट में डिलीवर करने के लिए। 1990 से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब 1998 में इंडिया क्या कर देता है, पोखरण आपने बहुत सुना होगा, तो आज समझ लीजिए कि क्या था ये। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इंडिया कंडक्ट करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण। ठीक है, और पाकिस्तान क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है विद इन अ फ्यू डेज बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन चगाई हिल्स। मतलब एक दूसरे को आंसर देते जा रहे हैं, रिप्लाई देते जा रहे हैं हर एक चीज़ का, कि इंडिया ने 1998 में पोखरण टेस्ट किया तो उसी के रिप्लाई में या रिस्पॉन्ड में ये क्या कर देते हैं, टेस्ट करते हैं मिसाइल न्यूक्लियर टेस्ट चगाई हिल्स में। ठीक है, तभी से इंडिया और पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, seem to have built a military relationship in which the possibility of direct and full scale war has declined। और इसी रिलेशनशिप के साथ जो डायरेक्ट वॉर हो रहा था, फुल स्केल वॉर हो रहा था, ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइंड हो जाती है, वॉर हैज़ डिक्लाइंड। ठीक है, लेकिन जो दोनों गवर्नमेंट हैं ये कंटिन्यू करती हैं सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखती हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लेम किया पाकिस्तान गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए, कि ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं लो की वायलेंस के बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स विथ आर्म्स। मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लो की वायलेंस जो है इसकी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं। कैसे, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी मिलिटेंट्स, मतलब वहाँ पे जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं आर्म्स के साथ, ट्रेनिंग दे के, मनी और प्रोटेक्शन दे के, ताकि ये टेररिस्ट स्ट्राइक्स कर सके इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये किसकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, कश्मीरी मिलिटेंट्स की। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और क्या बिलीव कर रही है कि जो पाकिस्तान है इसने किसे हेल्प की है, प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को आर्म्स और एम्यूनिशंस के साथ, मतलब कि गोला बारूद के साथ, आर्म्स के साथ, किस टाइम के पीरियड में, 1985 से 1995 तक। अब अगर इसकी स्पाई एजेंसी की बात करें जो कि है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस दैट इज ISI, इसने भी एलिक्ड किया है, इस एलिक्ड मतलब इसे एलिक्ड किया गया है टू बी इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन्स। मतलब ये जो है ये काफ़ी एंटी इंडिया कैंपेन्स में एलिक्ड इन्वॉल्व हैं, ऐसा एलिगेशन इन पर लगाया गया है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और ऑपरेट कर रहे हैं सीक्रेटली, कहाँ से, बांग्लादेश और नेपाल से। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अब ये क्या ब्लेम कर रही है, जैसे कि इनने गोला बारूद मारा, इनने वॉर किया तो इनने भी कर दिया, इनने टेस्ट किया तो इनने भी टेस्ट कर दिया न्यूक्लियर टेस्ट। इस तरीके से अब इंडिया के इतने सारे ब्लेम्स हैं या बिलीव्स हैं, तो अब पाकिस्तान के क्या बिलीव्स हैं देखो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम करता है कि इंडियन गवर्नमेंट और उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं फॉर फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। देखो यहाँ पे ये इनके बिलीव है, ये सिर्फ यहाँ पे हम क्योंकि इनके बिलीव्स पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे लड़ने मत लगिएगा, नहीं मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इनके सिर्फ बिलीव्स चल रहे हैं तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इनका मानना ऐसा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट और इसकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ट्रबल की वजह से क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं ये ट्रबल, ये सारी चीज़ें प्रोविंसेस ऑफ सिंध और
बलूचिस्तान में, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स किस चीज़ पे रही है, अब रिवर वाटर्स पे आते हैं। अभी तक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए और इनके आर्मी से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड हो गए। अब रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो 1960 तक तो ये यहाँ पे क्या था, एक आर्ग्यूमेंट, दे वर लॉक्ड इन अ फियर्सी आर्ग्यूमेंट ओवर द यूज ऑफ द रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन। मतलब इंडस बेसिन की रिवर डिस्प्यूट की यहाँ पे बात चल रही है। 1960 तक तो यहाँ पे क्या था कि दे वर लॉक्ड इन अ फियर्स आर्ग्यूमेंट यहाँ पे था, किस चीज़ के लिए, इंडस बेसिन रिवर के यूज़ के लिए। इवेंचुअली 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इंडिया और पाकिस्तान साइन करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, विच हैज सर्वाइव टू दिस डे, जो अभी तक चल रही है, इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स इन विच द टू कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये ट्रीटी करा दी इनकी वर्ल्ड बैंक ने 1960 के यहाँ तक चलने के बाद। ठीक है, 1960 में ट्रीटी कराई। अब देखो, there are still some minor differences about the interpretation of the Indus Water Treaty and the use of the river waters, but अभी भी कुछ minor differences हैं दोनों कंट्री के बीच में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, यूज में और इंडस वाटर ट्रीटी में। अब डिमार्केशन लाइन जो है सर क्रीक में, रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें, गुजरात राजस्थान साइड, अगर गुजरात साइड हम आए तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं एग्रीमेंट में नहीं है, डिमार्केशन लाइन सर क्रीक में, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, जो डिस्प्यूट है माइनर है, बट यहाँ पे अंडरलाइंग वरी ये है कि किस तरीके से डिस्प्यूट सेटल किया जाए, हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक। तो अब वहाँ पे सी वाला जो रिसोर्सेज है वो कैसे यूज करेंगे, किसके कंट्रोल में आएगा, इस तरीके का कुछ डिस्प्यूट चलता है। और इंडिया और पाकिस्तान इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे नेगोशिएशंस होल्ड कर रही है। ठीक है, अब इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, अब इंडिया पाकिस्तान की बात कर ली, इनकी लड़ाई झगड़े देख लिए, कन्फ्लिक्ट्स देख लिए, मतलब अब इंडिया और उसके नेबर्स की बात करेंगे, अदर नेबर्स के बारे में। पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान की बात हमने कर ली। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया और उसके अदर नेबर्स की, तो इनकी हम बात करते हैं। होप ये पिक्चर आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो देखो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे इसके अदर नेबर्स। तो बांग्लादेश और इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके भी डिफरेंसेस हैं सेवरल इश्यूज पे, जैसे कि शेयर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। ठीक है, और फिर इंडियन गवर्नमेंट अनहैप्पी है बांग्लादेश डिनियन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन जो होता है इंडिया में इलीगल तरीके से, और जो इसका सपोर्ट है एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के लिए, इस चीज़ के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ है, अनहैप्पी है। बांग्लादेश रिफ्यूज़ल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी, जिस तरीके से बांग्लादेश रिफ्यूज़ करता है इंडियन ट्रूप्स को कि उसकी टेरिटरी के आसपास मूव करें, टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और जो इसका डिसीजन है नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, इसका डिसीजन क्या रहा है बांग्लादेश का कि नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करनी है किसे, इंडिया को, और म्यांमार को अलाउ करता है टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी एंड अलाउ म्यांमार हो गया है यहाँ पे, म्यांमार नहीं, म्यांमार जो है उसे भी ये सेम चीज़ करने के लिए कहता है बांग्लादेशी टेरिटरी के थ्रू। ठीक है, जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उनका ऐसा मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है एक रीजनल बुली की तरह रिएक्ट करते हैं शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स पे, और एनकरेज करने में किसे, रिबेलियन इन द चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड, ऐसा बांग्लादेश मानते हैं। ठीक है, अब जो दोनों कंट्री हैं वो अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाई हैं बहुत टाइम से, और इन्हीं डिफरेंसेस के बीच में और जो मैनी इश्यूज हैं ये कोऑपरेशन के साथ वर्क करती हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिलेशंस भी इम्प्रूव्ड हुए हैं कंसिडरेबली लास्ट 20 ईयर्स में। बांग्लादेश इंडियाज लुक ईस्ट, दैट इज एक्ट ईस्ट सिंस 2014 की जो पॉलिसी है उसका पार्ट रहा है, जिसमें ये क्या करना चाहता है, दैट वांट्स टू लिंक अप विथ साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार, जिसमें ये क्या करना चाह रहा है, साउथ ईस्ट एशिया को, म्यांमार को साउथ ईस्ट एशिया से लिंक अप करना चाहता है। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो जो ये दोनों स्टेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रेगुलरली कोऑपरेट कर रहे हैं। 2015 में इन्होंने एक्सचेंज की कुछ सर्टन एनक्लेव्स
एफर्ट्स किस चीज़ पे थे, ब्रॉडन द एरियाज ऑफ कॉपरेशन, मतलब कॉपरेशन के एरिया ब्रॉडन कर सकें, फर्दर बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेड्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड्स। तो इस तरीके से इंडिया के कुछ बांग्लादेश के साथ रिलेशंस थे। अब हम आते हैं नेपाल पे। तो नेपाल और इंडिया एक स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा वेरी फ्यू पैरेलल्स हैं, दैट हैज़ वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी हर बार पाकिस्तान ही आ जाता है, और भी कंट्रीज के साथ है ट्रीटी। तो नेपाल के साथ जो ट्रीटी है ये अलाउ करती है दोनों ही तरफ के सिटीजन्स को, ताकि वो ट्रैवल कर सकें और वर्क कर सकें एक दूसरे की कंट्री में बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट्स के। ठीक है, तो अब आप नेपाल जाना चाहें तो जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको वीज़ा या पासपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस स्पेशल रिलेशनशिप के अलावा डिस्पाइट दिस जो गवर्नमेंट है दोनों कंट्री की, इन्होंने ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखे हैं काफ़ी ज़्यादा पास्ट में। ठीक है, देखो क्या हो रहा है ना हर एक कंट्री के साथ, जैसे कि आप लोगों के रिश्तेदार होंगे, सभी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ों पे एक दूसरे की लड़ाई चलती रहती कि देखो उसने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना था, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सारी जो कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में इनकी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, बट कुछ कन्फ्लिक्ट्स के साथ। बट यहाँ हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं और डायरेक्ट वे में भी। तो इंडिया गवर्नमेंट, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत बार इसने एक्सप्रेस्ड किया है डिसप्लेजर किस चीज़ पे, एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना, मतलब जो नेपाल और चाइना के बीच में रिलेशन है उस चीज़ के लिए भी डिसप्लेजर किया है। और नेपाल गवर्नमेंट्स इन एक्शन में क्या कहती है, एट द नेपाल गवर्नमेंट्स इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट्स। ठीक है, तो किस तरीके से एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स होंगे। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्या देखा है, माओइस्ट मूवमेंट नेपाल में जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ग्रो कर रहा है, गिवन द राइज ऑफ नक्सलाइट ग्रुप्स इन वेरियस इंडियन स्टेट्स, जो कि जो राइज किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, बिहार में नक्सलाइट ग्रुप्स को, और नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ, बिहार नॉर्थ में और आंध्र प्रदेश जो कि साउथ में है। ठीक है, बहुत से लीडर्स और सिटीजन्स जो नेपाल के हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है इनके इंटरनल अफेयर्स में, और इसकी अपनी डिज़ाइंस हैं रिवर वाटर्स पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे। और क्या है यहाँ पे कि प्रिवेंट्स नेपाल अ लैंडलॉक्ड कंट्री फ्रॉम गेटिंग ईजियर एक्सेस टू द सी थ्रू इंडियन टेरिटरी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लीडर्स हैं और सिटीजन्स हैं नेपाल में, इनका ये कहना है कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है, और जो इसके क्या करती है, इस डिज़ाइंस ऑन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और प्रिवेंट कर रही है, ये कह रहे हैं कि नेपाल को एक लैंडलॉक कंट्री की तरह, जिस तरीके से ईजियर एक्सेस जो सी तक है इंडियन टेरिटरी का, गेटिंग ईजियर एक्सेस टू द सी थ्रू इंडियन टेरिटरी। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे इनको इधर से एक्सेस इसका सी का नहीं मिल पा रहा है इंडियन टेरिटरी के थ्रू, ऐसा ये कह रहे हैं। नेवरदलेस जो इंडो नेपाल रिलेशंस हैं फेयरली स्टेबल और पीसफुल हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंटरलॉकिंग और वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स जो हैं दोनों कंट्री के बीच में एक साथ होल्ड करते हैं टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक होप है that the consolidation of democracy in Nepal will lead to improvements। जो कंट्रीज़ के बीच में टाइज हैं, अगर जो कंसिडरेशन डेमोक्रेसी होगी नेपाल में तो क्या होगा, इन दो कंट्रीज़ के बीच में इम्प्रूवमेंट्स आएगा। और जो रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ है बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर मोस्टली ओवर एथनिक कन्फ्लिक्ट इन द आइलैंड नेशन। और अगर श्रीलंका की बात करें तो वो उसकी अगर इस तरफ से ज़्यादातर एथनिक कन्फ्लिक्ट हैं आइलैंड नेशन में। इंडियन लीडर्स और सिटीजन्स इम्पॉसिबल देखते हैं किस चीज़ को, टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। तो इंडियन लीडर्स अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश नहीं कर पाते हैं जब देखते हैं कि तमिल पॉलिटिकली अनहैप्पी हैं और मारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ श्रीलंका के साथ रिलेशंस है। मिलिट्री इंटरवेंशन 1987 के बाद इंडियन गवर्नमेंट अब प्रेफर करती है पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट श्रीलंकाज इंटरनल ट्रबल्स के साथ। ठीक है, इंडिया साइन करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ जो स्ट्रेंथन करता है दोनों कंट्रीज़ को,
और इंडिया ने हेल्प किया है पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में श्रीलंका में, जो दोनों कंट्रीज़ को और पास लेके आता है। बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं कि सुन गए कि हाँ ठीक है, ऐसे तो आंसर फॉर्मेशन हम अच्छे से कर देंगे। अब इंडिया एंजॉय करता है एक स्पेशल रिलेशनशिप भूटान के साथ, और इसके मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है भूटानीज गवर्नमेंट से, ठीक है। एफर्ट्स भूटानीज मोनार्क ने क्या किए हैं, टू वीड आउट द गुर्रिलाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। मतलब कि जो इनकी कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं गुर्रिलाज और मिलिटेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडियन से, तो ये हेल्प करते हैं ताकि क्या हो सके कि ये सारी चीज़ें जो ऑपरेट हैं इन हिज कंट्री हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। द एफर्ट्स मेड बाय द, एक बार फिर से देखो, जो एफर्ट्स भूटानीज मोनार्क ने बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं कि वीड आउट कर सके गुरिल्लाज और मोनार्क को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, जो कि ऑपरेट हो रहे हैं दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री, और ये हेल्पफुल किसके लिए रहेगा, इंडिया के लिए। देखो अब यहाँ पे समझना कि जो इंडिया है वो इन्वॉल्व है किस चीज़ में, बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में भूटान के साथ, और क्या है एक और चीज़, रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। तो इस तरीके से कुछ भूटान के साथ रिलेशंस हैं। अगर यहाँ पे कुछ गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स के लिए भी अगर बात की गई तो ये हेल्प करते हैं, एफर्ट्स हैं भूटानीज मोनार्क के, ताकि क्या कर सकें, वीड आउट कर सकें। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया, ठीक है। तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है भूटान के साथ, और ज़्यादा कुछ मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं नहीं जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हैं और अदर कंट्रीज़ के साथ हैं, ठीक है। अब देखो हम आते हैं मालदीव्स पे। तो इंडिया का जो टाई है मालदीव्स के साथ ये वार्म और कॉर्डियल है। देखो जैसे नवंबर 1988 की अगर हम बात करें, जब कुछ तमिल मर्सिनरीज श्रीलंका से क्या करते हैं, अटैक करते हैं मालदीव्स पे, तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी रिएक्ट करती है क्विकली टू द मालदीव्स रिक्वेस्ट टू हेल्प स्टॉप द इन्वेशन। मतलब कि 1988 में जब तमिल्स का इन्वेशन होता है मालदीव्स में, तो यहाँ पे जो मालदीव है, देखिए ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि आप हमारी हेल्प करें, और ये जो इन्वेशन हुआ है उस चीज़ के लिए आप कुछ एफर्ट्स लगाएं। तब इंडिया उस टाइम पे मालदीव्स को कैसे हेल्प करता है, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के थ्रू, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज। और इंडिया ने यहाँ पे एक और किस चीज़ के लिए हेल्प की है या फिर कंट्रीब्यूट किया है, तो जो आइलैंड है मालदीव्स की अगर हम बात करें एज एन आइलैंड, तो यहाँ पे इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एफर्ट्स लगाए हैं, कंट्रीब्यूशन दिया है। टूरिज्म के लिए, घूमने जाते हैं आप लोग, अगर नहीं गए हैं घूमने तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है, अभी लेकिन पढ़ लीजिएगा। तो जब भी मौका मिले आगे फ्यूचर में जॉब वगैरह लगने के बाद, सिलेक्शन के बाद, तो और मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पूरा वर्ल्ड ही घूमें अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इसमें भी कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि हम जानते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एज वेल एज अब आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक और चीज़ ये जो हम देख रहे हैं उसी बेसिस पे कि फिशरीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क किया है या कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब हमने देखा, मतलब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि इंडिया की जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो किन के साथ ज़्यादा हैं। इंडिया हैज़ वेरियस प्रॉब्लम्स विथ इट्स स्मॉलर नेबर्स इन द रीजन। मतलब इसके आसपास के जो स्मॉलर नेबर्स हैं, मतलब कि जोग्राफिकली अगर हम देखें तो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की। Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intentions। और इनकी साइज और पावर की ही वजह से, या इंडिया की बात करें या फिर ये स्मॉलर नेबर्स की बात करें, वो हमेशा मतलब सस्पिशियस होने के लिए बाउंडेड हैं कि इंडियाज़ के इंटेंशंस के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड ऑफन फील्स एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबर्स। और इंडियन गवर्नमेंट कभी कभी ऑफन मतलब फील करती है कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है अपने नेबर्स के थ्रू, ठीक है। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज, फियरिंग इट कैन हेल्प आउटसाइड पावर्स टू गेन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से नहीं, मतलब इन कंट्रीज में यहाँ पे जो आउटसाइड पावर्स हैं वो इन्फ्लुएंस उनका हो सकता है इस रीजन में, ठीक है। स्मॉलर कंट्रीज का डर ये रहता है कि इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनली डोमिनेंट पावर। मतलब कि जैसा कि अगर हम बात करें मैप की, तो यहाँ पे इंडिया है और इस तरीके से ये नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है।
तो अब इनका मानना ऐसा हो रहा है कि इंडिया रीजनली डोमिनेंट पावर बन सकता है। मतलब हर एक चीज़ की अगर हम देखें कंपैरिजन वाइज अदर कंट्रीज़ के साथ, तो इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड और काफ़ी अच्छा जोग्राफिकली हर एक चीज़ से बेहतर है। तो इस वजह से जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं इनको ये डर लगता है कि हमारे रीजन में आसपास, मतलब ये साउथ एशिया में क्या हो सकता है, इंडिया डोमिनेंट पावर की बन सकता है। ठीक है, सारे ही कन्फ्लिक्ट इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में ही नहीं है। अगर हम देखें तो नेपाल और भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है, इनके भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं पास्ट ओवर द माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज पर भूटान में, या फिर रोहिंग्यास जो म्यांमार में रिस्पेक्टिवली। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेपाल और भूटान के बीच में भी लड़ाई झगड़े रहे हैं और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी, सिर्फ इंडिया और इसके नेबर्स के साथ ही नहीं। अब अगर हम बात करें नेपाल और भूटान की, तो नेपाल और भूटान में कौन सा कन्फ्लिक्ट है कि जो एथनिक नेपालीज हैं उनका माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, भूटान में। और अगर हम बात करें बांग्लादेश और म्यांमार की, तो रोहिंग्यास का कहाँ पे हो रहा है माइग्रेशन, म्यांमार में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरीके से हमने ये जो रिलेशंस की बात की कि सिर्फ इंडिया इसके नेबर ही नहीं, बाकी भी अदर नेशंस है और उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बांग्लादेश और नेपाल की, तो बांग्लादेश और नेपाल का क्या कन्फ्लिक्ट है ओवर द फ्यूचर ऑफ द हिमालयन रिवर वाटर्स। जो हिमालय का रिवर वाटर्स हैं, इस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं किस किस के बीच में, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में। अब अगर हम बात करें कि मेजर कन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये इंडिया और अदर्स के बीच में है, पार्टली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन इन विच इंडिया इज लोकेटेड सेंट्रली। वही हम बात करें, क्योंकि इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, तो जो मेजर कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हैं वो इंडिया के ही साथ हैं। बाकी जो अदर रीजन्स हैं छोटे छोटे हैं, तो उनके बीच में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, बट मेजर अगर हम बात करें तो इंडिया और अदर्स के साथ है, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन। जो कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, सेंटर में, एंड इज देयरफॉर द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स दी अदर्स। और इसलिए सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अदर्स कंट्रीज के बॉर्डर्स में है, नेबर कंट्रीज में, बाकी सब दूर दूर हैं। देखा होगा, अगर नेपाल भूटान की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो यहाँ पे इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, तो देख रहे हैं कि आप सब तरीके से इंडिया का ही बॉर्डर है सभी के साथ। क्लियर हुआ। देखो अब हम बात करेंगे कि इनके बीच में पीस और कॉपरेशन एक्चुअल में कैसे हो। तो डू द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया कॉपरेट विथ ईच अदर। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या साउथ एशिया के जो स्टेट्स हैं वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और डू दे ओनली कीप फाइटिंग विथ ईच अदर, या फिर वो सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट पे, वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स पे, मोनार्की से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, डोमिनेंसी से रिलेटेड, क्या सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं या फिर ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द मैनी कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स के बाद भी द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। देख रहे हैं किस तरीके से फ्रेंडली रिलेशंस है, ठीक है, चिल्ला भी रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे टारगेट भी कर रहे हैं, बट स्टिल तो इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स के बाद भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया एक ऐसा नेशन है जो किस चीज़ को आगे बढ़ाता है या फिर किसे रिकॉग्नाइज करता है, इम्पोर्टेंस क्या है कोऑपरेशन के और फ्रेंडली रिलेशनशिप के अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। जो अगर हम बात करें, हमारे एक टॉपिक है सार्क, डिस्कस भी किया है आपको, आप अगर इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा सार्क का, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है, ये मेजर रीजनल इनिशिएटिव है साउथ एशियन स्टेट्स के थ्रू टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स, ताकि कोऑपरेशन इवॉल्व कर सकें बहुत सारे मल्टीलेटरल्स के थ्रू, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1985 में हुआ था। इससे पहले जो आपका चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में भी हमने सार्क के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, जो कि हम आपको सारे कंप्लीट करा ही रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकें, ठीक है।
देखो अनफॉर्चुनेटली परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से सार्क इतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सार्क मेंबर्स ने फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा ये जो एग्रीमेंट है इसे साइन किया है, विच प्रोमिस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया। तो इस तरीके से भी एक अच्छा कॉपरेशन और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ये जो न्यू चैप्टर है पीस और कॉपरेशन का वो साउथ एशिया में हो सकता है अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड हो जाए अक्रॉस दी बॉर्डर्स, क्योंकि जो अभी साफ्टा है उसमें टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूड करके रखा है कि इसमें फ्री ट्रेड नहीं होगा और भी कुछ चीज़ों में। अगर पूरी तरीके से फ्री ट्रेड कर दिया जाए तब ये जो नई बात की है पीस और कॉपरेशन की या सार्क के थ्रू ये सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड द आइडिया ऑफ साफ्टा। एग्रीमेंट जो ये साइन किया गया था 2004 में एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि साफ्टा कब साइन किया गया, तो 2004 में। और अगर पूछा जाए कि कब स्टार्ट हुआ है तो 1 जनवरी 2006 से, ठीक है। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स, और साफ्टा का एम क्या है अगर फिर से क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में आ जाए तो ट्रेड टैरिफ्स जो हैं उन्हें लोअर करना या कम करना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे फ्लैग्स यूज किए गए हैं सभी कंट्रीज के। अब देखिए, और फ्लैग्स के साथ मतलब लोकेशन ही एक्चुअल में हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए। अब लेकिन जो कुछ नेबर्स हैं उन्हें क्या डर लगता है कि साफ्टा के थ्रू ये एक साफ्टा इंडिया के लिए रास्ता है उनके मार्केट में इन्वेड करने के लिए, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करेंगे उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कमर्शियल वेंचर्स से और कमर्शियल प्रेजेंस से उनकी कंट्रीज में। मतलब कि देखो ऐसे समझो, अभी इंडिया का जो अब फ्री ट्रेड एरिया अगर हो जाता है तो फ्री ट्रेड एरिया में देखो, अब अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया सब जगह से कर दिया जाए तो देखो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो सब जगह से इंडिया यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब अगर इंडिया फ्री ट्रेड के थ्रू इन्वेड कर लेगा, अगर सब जगह पहुंच जाएगा तो हमारी जितनी भी मतलब हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उनको क्या करेगा, कमर्शियल और पॉलिटिक्स के थ्रू एक तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा और कमर्शियल प्रेजेंस हो जाएगा इनकी कंट्रीज़ में। तो इस वजह से ये साफ्टा पे पूरी तरीके से क्या नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया का सोचना ये है कि रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे सभी को साफ्टा के थ्रू, और जो रीजन है जो ट्रेड कर रहा है वो और अच्छे से फ्रीली ट्रेड कर पाएगा और कोऑपरेट कर पाएगा पॉलिटिकल इश्यूज में और बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ, ठीक है। कुछ इंडिया मतलब इंडिया में कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि साफ्टा इज नॉट वर्थ the trouble since India already has bilateral agreements with Bhutan, Nepal and Sri Lanka, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साफ्टा इतना वर्थ है नहीं, इज नॉट वर्थ द ट्रबल। मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ लोगों का मानना है वर्थ द ट्रबल नहीं है क्या साफ्टा, क्योंकि इंडिया हम के मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं किस किस के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की अगर हम बात करें फिर से तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है, टू बी अ स्टोरी ऑफ एंडेमिक कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ऐसी सीरीज रही हैं जिसके थ्रू एफर्ट्स लगाए गए हैं कि मैनेज कर सकें टेंशंस को और पीस बिल्ड कर सकें, शांति बिल्ड बना सकें। शायद ऐसा कभी ना हो बट स्टिल एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे कुछ एफर्ट्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये एग्रीड हैं टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। मतलब कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेके आए ताकि जो वॉर की रिस्क है वो भी कम हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो सोशल एक्टिविटीज़ और जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने भी कोलैबोरेट किया है एक एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप का क्रिएट करने के लिए अमंग द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर एफर्ट्स की बात करें तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट प्लस
पर्सनैलिटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा, इनके हमेशा कैसे एफर्ट्स रहे हैं, इनके एफर्ट्स कुछ इस तरीके से रहे हैं ताकि क्या कर सकें, एक एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकें। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके से कुछ एफर्ट्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीस एंड कॉपरेशन इतना मतलब कन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी कैसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे यूज हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से कॉपरेशन की बात करते हैं या एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात करते हैं। लीडर्स की अगर हम बात करें तो समिट्स पे मिलते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए किस चीज़ की, बेटर एंड टू फाइनल सॉल्यूशंस टू द मेजर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेबर्स। अब ये जिस तरीके से मिल रहे हैं कॉपरेशन के लिए ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बात करते हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें जो मेजर प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, नंबर ऑफ बस रूट्स भी ओपन है बिटवीन द टू कंट्रीज। अब देखो, ट्रेड बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पंजाब, अगर हम पाकिस्तान को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो दो पार्ट्स हैं पंजाब के, ये भी इंक्रीज हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। किस चीज़ में? ट्रेड में। वीज़ाज हैव बीन मोर इजली गिवन, वीज़ाज भी बहुत अच्छे से दे दिए जाते हैं, इजीली दे दिए जाते हैं। कोई भी रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है वैक्यूम में। ठीक है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड किस चीज़ से हैं? तो इन्फ्लुएंस्ड हैं आउटसाइड पावर्स से और इवेंट्स से। नो मैटर हाउ मच इट मे ट्राई टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम नॉन रीजनल पावर्स। ठीक है, अब चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये की प्लेयर्स हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, जो सिनो इंडियन रिलेशंस हैं ये भी इम्प्रूव्ड हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन जो चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, ये भी मेजर इरिटेंट है। ठीक है, डिमांड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जो डिमांड आई है डेवलपमेंट की, ग्लोबलाइजेशन की, ये भी दो एशियन जायंट्स क्लोजर हैं, हैव ब्रॉड द टू, मतलब जो एशियन में दो मेन हैं उनको एक साथ लेके आई है। और जो इकोनॉमिक टाइज हैं ये भी मल्टीप्लाइड होते हैं रैपिडली सिंस 1991 से। और इसी तरीके से देखिएगा, हाँ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिमांड्स हैं और इस तरीके से पास लेके तो आए हैं, लेकिन जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रहा है साउथ एशिया में, ये भी रैपिडली इंक्रीज हुआ है कोल्ड वॉर के बाद। यूएस के साथ अगर हम बात करें तो इसके भी रिलेशन अच्छे हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, एंड इंक्रीजिंगली वर्क करता है एज अ मॉडरेटर किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखो, एक जगह चाइना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस की बात कर रहा है, बट स्ट्रेटेजिकली बात करें तो पाकिस्तान के साथ है। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रख रहा है। ठीक है, और एक मॉडरेटर की तरह वर्क कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें तो दोनों ही ये चीज़ दोनों कंट्री में ग्रेटली इंक्रीज्ड हुई हैं। द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन द रीजन, एक बार फिर से समझिएगा, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इन बोथ कंट्रीज हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड द डेप्थ ऑफ अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन द रीजन। तो इस तरीके से इन दो बेसिस पे इन्होंने अमेरिकन रीजन की मतलब इस रीजन में अमेरिकन पार्टिसिपेशन को क्या किया है, डेप्थ इनकी इंक्रीज की है। ठीक है, large South Asian diaspora in the US and the huge size of the population and markets of the region also give America an added stake in the future of regional security and peace। जो लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा है यूएस में और ह्यूज साइज जो है पॉपुलेशन और मार्केट का इस रीजन में, ये भी अमेरिका को क्या दे रहा है? अमेरिका को एक एडेड स्टेक की तरह देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी और पीस के लिए। हाउएवर वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन, या यहाँ पे बात कर रहे हैं कि साउथ एशिया कंटिन्यू एज अगर कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है या फिर ये इवॉल्व करेगा रीजनल ब्लॉक में कुछ कॉमन कल्चरल फीचर्स के साथ और ट्रेड इंटरेस्ट के साथ, ये डिपेंड करता है मोर ऑन द पीपल एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द रीजन देन एनी अदर आउटसाइड पावर। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं आउटसाइड पावर्स में यूएस है, चाइना है, ये कुछ ना कुछ
मीडिएटर की तरह, मॉडरेटर की तरह वर्क तो कर रहे हैं, बट अगर हम बात करें कि कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन से अगर हमें रीजनल ब्लॉक में लेके आना है कॉमन कल्चरल फीचर्स और ट्रेड के साथ, तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, कोऑपरेशन पीस कौन लेके आ सकते हैं, तो ये यहीं के रीजन के पीपल और गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है रेदर देन आउटसाइड पावर्स। तो क्लियर हुआ कि कुछ इस तरीके से कंटेम्प्ररी साउथ एशिया है, ऐसी पावर्स हैं, बट स्टिल कुछ नेशंस के साथ इस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइज होती रहती हैं और इनके लिए वर्क किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने सेशन देखा पूरा और ये चैप्टर समझा, तो आप लोगों, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन की एंडिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आज की एंडिंग कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे हम, तो देखिए अभी हमारे पांडा जी रह गए हैं और फिर से आपका थैंक यू करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए या और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और स्टूडेंट्स देख लीजिए कितने अच्छे से आपका वेलकम कर रहे हैं और थैंक यू भी कर रहे हैं, तो इनको साथ में लेके चलिए और साथ में इनके जुड़े रहिए। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।